नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर यूपी की बात। आज इस शो में हम बात करेंगे यूपी की बड़ी खबरों पर। इस चर्चा में मेरे साथ लखनऊ से मेरे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी जुड़ेंगे, जो बताएंगे हर खबर के पीछे की खबर। चलिए शुरू करते हैं आज का शो। और आज की पहली खबर है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में फायरिंग की घटना से दहशत फैल गई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की मेडिकल कॉलोनी में मामूली विवाद के बाद रजिस्ट्रार कार्यालय में तैनात कर्मचारियों पर फायरिंग हुई। गोली लगने से दोनों कर्मचारी घायल हो गए। घायल कर्मचारियों को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधिकारी फोर्स के साथ मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं। उत्कर्ष, इस मामले में अभी तक क्या अपडेट है? ये विवाद क्यों हुआ था? क्या जानकारी है अभी तक? देखिए वरुण, जो जानकारी मिल पा रही है मैं एक एक करके अगर बताऊं तो ये जो दोनों घायल हैं ये दोनों सगे भाई हैं। वो जानकारी ये मिली है कि दोनों के दोनों, जैसा आपने भी बताया, कि एएमयू के रजिस्ट्रार कार्यालय में ये दोनों तैनात हैं और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में इनको फिलहाल भर्ती कराया गया है। जो हालत मेडिकल रिपोर्ट जो हमारे पास आई है आखिरी जानकारी तक, वो उसमें बताया गया कि दोनों भाई स्थिर हैं, इनकी दोनों की हालत स्थिर है। दो आरोपियों को हिरासत में लेने की बात आ रही है वरुण। दो लोगों को वहां पर निशानदेही के आधार पर हिरासत में लिया गया है और पुलिस इन दोनों से पूछताछ कर रही है कि क्या यही आरोपी हैं या नहीं है। लेकिन जो प्राथमिक तौर पर पुलिस सूत्रों से जानकारी मिली है कि इसमें से कुछ और लोगों की भी हिरासत हो सकती है, कुछ और लोगों की तहकीकात और कुछ और लोगों की इस वक्त निशानदेही पर पुलिस जुटी हुई है। जो जानकारी मिली है और जो एएमयू की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुआ, एएमयू की मेडिकल कॉलोनी, तो उस कैंपस के अंदर ही मेडिकल कॉलोनी में रहने वाले मोहम्मद नदीम और मोहम्मद करीम, ये दोनों सगे भाई थे, रजिस्ट्रार कार्यालय में तैनात थे। 9:30 बजे इन पर ऑफिस पे हमला, मतलब ऑफिस में आकर लोगों ने गोली चलाई है। गोली चलाने के बाद वहां पर जो एएमयू की जो अपनी सिक्योरिटी होती है, जो कैंपस सिक्योरिटी होती है, सबसे पहले वो वहां पर पहुंची और जैसे ही देखा कि दो भाई हैं, मतलब दोनों कर्मचारी हैं, वो उनको कर्मचारी के तौर पर पहचानते थे, उनको तुरंत उपचार के लिए पहले ले जाया गया और उसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। कैंपस में जो मौजूद लोग थे, कार्यालय में जो मौजूद लोग थे, और जो प्राथमिक निशानदेही उसके आधार पर, जैसा मैंने आपको बताया, पुलिस की ओर से जो जानकारी मिली है कि प्राथमिक निशानदेही के आधार पर, यानी कैंपस में और उस ऑफिस की ओर आते जाते जिन लोगों ने देखा और जो मार्किंग की गई, उसके आधार पर दो लोगों को हिरासत में लिया गया। लेकिन चूंकि दोनों ही भाइयों से अभी तक पूछताछ नहीं हो पाई है, तो ये प्राथमिक तौर पर या फिर कोई इस तरीके की सीसीटीवी फुटेज अब तक सामने नहीं आई जिससे निशानदेही पक्की की जा सके, इसलिए भी हिरासत कहा जा रहा है। अगर कोई ऐसा साक्ष्य मिलता है, जो अलीगढ़ पुलिस के सूत्रों के जरिए मैंने बात की थी, तो अगर कोई भी ऐसा साक्ष्य मिलता है जिससे एस्टेब्लिश हो कि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनका घटना से सीधा संबंध है, तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और उनसे पूछताछ के आधार पर, अगर मान लीजिए उनका डायरेक्ट लिंक ना हो लेकिन उनसे कोई क्लू मिलते हैं, कोई आगे जानकारी मिलती है, तो इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी भी मुमकिन है। और बहुत जल्द पुलिस का ये दावा है, क्योंकि कैंपस है, कैंपस के अंदर ये सब कुछ हुआ है, दोनों भाई की हालत स्थिर है, तो उनसे भी जब पूछताछ होगी, पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द आरोपियों को गिरफ्त में ले लिया जाएगा। वरुण, बिल्कुल। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाली साध्वी प्राची ने सहारनपुर में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दूसरे समुदाय के लोग हिंदुओं के नाम से ढाबे, होटल, रेस्टोरेंट चला सकते हैं, लेकिन अपना नाम नहीं लिख सकते। अगर हिंदू समाज के नाम पर ही प्रतिष्ठान चलाना है तो हिंदू धर्म को अपना लें, हम उनका स्वागत करेंगे। उत्कर्ष, इस बयान से क्या समझा जाए? क्या नेम प्लेट विवाद अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा? बिल्कुल नहीं ले रहा वरुण। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरिम ऑर्डर आया था, उस दिन भी हमने बात की थी कि अंतरिम आदेश है, इसके बाद यूपी सरकार अपना पूरा पूरा पक्ष रखेगी। लेकिन यूपी सरकार के इस फैसले के पक्ष में जो लोग हैं, वो लगातार कोर्ट के आदेश के बावजूद अपने स्तर से जो तर्क हैं या जो बयानबाजियां हैं वो दे रहे हैं, वो दिख रहा है। ये जो बयान है सहारनपुर में दिया है, और साध्वी प्राची यहाँ पर एक कांवड़ जो सेवा शिविर होते हैं, और आप भी जानते हैं, ये हमारे तमाम दर्शक इस बात को समझते हैं कि जब कांवड़िया निकलते हैं तो उनकी सेवाओं के लिए लोग वहां पर शिविर लगाते हैं, कि कोई वहां मरहम पट्टी की, पानी की, खाने पीने की तमाम व्यवस्थाओं को रखता है, आराम करने के लिए चारपाइयां वगैरह रखते हैं कि अगर कांवड़ी वहां पर चाहे तो आराम कर सके। वो ऐसे एक शिविर के उद्घाटन में पहुंची थी और वहां पर उनसे मीडिया के लोग बातचीत कर रहे थे, और उस पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने एक लाइन और कही। उन्होंने कहा कि मैं अदालत के इस आदेश से आहत हूँ। उन्होंने कहा कि क्या मक्का मदीना में कोई जाकर अपना नाम अगर वो लिख दे और वो हिंदू हो तो क्या वो चाय की दुकान खोल सकता है क्या? और उसका तो उन्होंने खुद ही कह दिया कि नहीं, वैसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया था नाम लिखने का, स्वामियों के नाम लिखने का, जो इस तरीके के होटल, ठेले, ढाबे,
जो भी चीजें दुकानें चलाते हैं, वो एक स्वागत योग्य और सराहनीय फैसला था। और उन्होंने फिर उसके बाद ये भी कहा कि जो लोग नाम छुपाकर अपने प्रतिष्ठान चलाते हैं, वो नाम छुपाते क्यों हैं? अगर कोई गड़बड़ नहीं हो रही है तो उस पर विरोध क्यों हो रहा है? अगर आप सारा काम सही कर रहे हैं, खाना ठीक तरीके से बन रहा है, साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है, नियमों का पालन हो रहा है, तो किसी को भी अपना नाम लिख देने में क्या आपत्ति है? उन्होंने कहा कि, और कई सारे रिएक्शन इस पर आए थे उनसे, जब नेताओं के रिएक्शन पर पूछा गया, खासतौर पर विपक्षी दलों के बारे में, तो वो बिल्कुल उसी सीट से जो सांसद हैं इमरान मसूद, और इमरान मसूद के एक पास्ट बयान का हवाला देते हुए, जिस पर मैं उस बयान को इसलिए कोट नहीं करना चाहता क्योंकि बकायदा उस पर लीगल रोक लगी थी, चुनाव आयोग ने रोक लगाई थी, लेकिन इमरान मसूद के विवादास्पद बयान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इमरान मसूद जैसे लोग अब बताएंगे कि शांति व्यवस्था कैसे बननी है। और उसके बाद उन्होंने चंद्रशेखर से लेकर तमाम विपक्षी दलों पर बखूबी निशाना साधा है। तो मूल रूप से जो आपने पूछा है वरुण, लग नहीं रहा कि नेम प्लेट विवाद पर उत्तर प्रदेश की सियासत किसी भी तरीके से ठंडी होती या कमजोर होती या पीछे जाती दिखाई दे रही है, उल्टा इस मामले की अगली सुनवाई तक। और मुझे लगता है कि अगली सुनवाई के बाद अगर कोर्ट के आदेश में किसी भी तरीके का कोई बदलाव आता है या वो उसी तरीके से बने रहता है, तो भी इस मामले में ये है कि जानकारी कि लगातार जो बयानबाजियां हैं या जो अपडेट हैं वो इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेंगे। बिल्कुल। चलिए रुख अगली खबर की तरफ करते हैं। यूपी विधानमंडल सत्र को लेकर कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। विधानमंडल का सत्र 29 जुलाई को शुरू होगा और 2 अगस्त को खत्म होगा। उत्कर्ष, इस बार विधानसभा के सत्र में क्या खास होने वाला है? राजनीतिक दलों की तैयारी क्या है? देखिए वरुण, सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये विधानमंडल का सत्र है, अगर इसमें बात करें तो सिर्फ 5 दिन मिल रहे हैं, जो जानकारी सामने आई। और देखिए अभी हम वो वीडियो पे स्क्रॉल भी चला रहे थे या वो फ्लैश भी चला रहे थे। 29 तारीख को, 30 तारीख को, 31 तारीख को, 1 तारीख को और 2 तारीख को ये कार्यक्रम जारी किया गया है। तो कुल मिला के 5 दिन यानी 1 हफ्ते का ये सत्र है। जैसा आपने पूछा कि क्या खास है, खास ये है कि कुछ एक विधेयक हैं जिसके बारे में जानकारी मिल रही है कि पिछले दिनों अध्यादेश के तौर पर उत्तर प्रदेश में आए थे। तो एक तो उनको सदन में लाना होगा, वो नियम होता है, और जब भी सत्र आहत होता है या अध्यादेश के पास होने से 6 महीने के भीतर उनको विधानसभा से पास कराना पड़ता है। और इसलिए माना जा रहा है कि एक छोटा सत्र ही सही, लेकिन उसको लाया गया है। दूसरी बात वरुण, बहुत दिलचस्प है, और हम अमर उजाला के अपने तमाम दर्शकों से, अगर आप भी सहमत हो तो एक जानकारी उनके बीच में इस बात को लेकर साझा कर सकते हैं कि अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर हम कोशिश करेंगे कि जो पूरा विधानमंडल का सत्र होगा, विधानसभा का सत्र होगा अगले 1 हफ्ते का, वो अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर हमारे दर्शक उसकी कम से कम जो पहली 1 घंटे की क्वेश्चन की कार्रवाई होती है उसको हम लाइव दिखाएं और जो तमाम अपडेट हैं वो लेकर आए। वो इसलिए महत्वपूर्ण है, और वरुण इस बात को आप भी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत से आप भी बखूबी वाकिफ हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद ये उत्तर प्रदेश विधानसभा का पहला सत्र है, और जिस तरीके से हमने लोकसभा में देखा था, जिस तरीके से हमने संसद में देखा था कि लोकसभा में आपको साफ तौर पर दिखाई दिया था, पिछले दिनों वो स्टोरी हमने की है कि नीट के मुद्दे पर कैसे राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिलकर शिक्षा मंत्री को घेरा। उससे पहले अभिभाषण की चर्चा के दौरान कैसे विपक्ष ने घेरा। अभिभाषण की चर्चा के दौरान जैसे राहुल गांधी ने भाषण दिया था। हम लगातार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के संगठन स्तर पर तैयारियों और बातों को लेकर एक्टिव रहते हैं। बीते कुछ दिनों से हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से मायावती लगातार हर एक विषय पर एक्टिव है, कम से कम सोशल मीडिया पर सही, लेकिन उन्होंने एक स्टैंड रखा है बहुजन समाज पार्टी ने। तो जो कलेक्टिव विपक्ष है ना, उसको अपनी ताकत दिखाने का मौका। और एक जो बड़ा सवाल है कि क्या यह दोस्ती सिर्फ केंद्र की है या ये नीचे कार्यकर्ताओं तक पहुंची है, उसका लिटमस टेस्ट भी इंडिया के हिसाब से, इंडी गठबंधन के हिसाब से हो जाएगा। क्योंकि यहाँ कांग्रेस और सपा के कार्यकर्ता मिलकर किस तरीके से विधानसभा में रणनीति बनाते हैं वो एक बात होगी। उससे ज्यादा बड़ी बात यह है, जो अपने आप में महत्वपूर्ण है, कि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद ये उत्तर प्रदेश विधानसभा का पहला सत्र है जहां पर मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी विशेषकर पूरी तरीके से, वो जो बोलते हैं कि एक मोरल हाई हो जाना, एक जोश बढ़ जाना, उसके साथ उतरेगी। तो इस सत्र में बहुत महत्वपूर्ण होगा कि कैसे समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने की कोशिश करती है, और उस परफॉर्मेंस के बाद जो लगातार हम देख रहे हैं कि संगठन में, कार्यकर्ताओं के बीच में और सरकार के अंदर से भी कुछ एक जो नाखुशी जाहिर हुई थी पिछले दिनों सार्वजनिक तौर पर, उसके बाद फ्लोर पर क्या वो एक कलेक्टिव टीम के तौर पर पूरी उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक मंडल दल है वो कैसे एक दिखाई देता है। बहुचर्चित जो भाषण होते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाषण हो जिसमें उन्होंने माफिया के बारे में कहा था, या उसके बाद सरकार को घेरने का बयान हो, या तीखी नोकझोंक हो, सब कुछ उत्तर प्रदेश की विधानसभा में देखा गया है। तो ऐसे में जहां अब तक, और पिछले कुछ दिनों में हमने चर्चा भी की थी अपने शो में वरुण, आपको याद होगा कि कैसे समाजवादी पार्टी लगातार भाजपा पर तंज कस रही है और कैसे भारतीय जनता पार्टी के कई नेता समाजवादी पार्टी को घेरे में ले रहे हैं।
अखिलेश यादव बनाम केशव मौर्य। लेकिन एक चीज और इंटरेस्टिंग होगी, अब ये सदन माफ कीजिएगा अखिलेश यादव के बिना होगा। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष थे, वो पूरे विधायकों के दल का प्रतिनिधित्व करते थे, लीड करते थे, वो नहीं होंगे। तो जी समाजवादी पार्टी की बदली हुई रणनीति क्या होगी? और सबसे महत्वपूर्ण जो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि लोकसभा चुनावों के बाद पहला सत्र, तो दोनों ही दल अपने अपने जोर आजमाइश को करते दिखाई देंगे, तो हंगामा तो खूब होगा। बिल्कुल। भाजपा में लगातार बैठकों का दौर चालू है। अब दिल्ली में पार्टी की कई बड़ी बैठकों की शुरुआत हो रही है। 25-26 जुलाई को संगठन की तो 27-28 को सरकार से जुड़ी बैठक दिल्ली में होनी है। उत्कर्ष, इन बैठकों के बारे में आप विस्तार से बताइए कि इनमें क्या होगा और क्या कुछ इसमें से निकलकर आने की उम्मीद है। देखिए, सबसे पहले जैसा आपने भी कहा कि संगठन की बैठक है 25-26 यानी कि कल और परसों। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने देश भर से अपने तमाम संगठन मंत्रियों को दिल्ली बुलाया है, और संगठन महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के काम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये वो व्यक्ति होता है जो अलग अलग राज्यों में पूरे संगठन का सबसे बड़ा चेहरा होता है, जो कि बैकडोर में रहकर काम करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष सबसे बड़ा चेहरा होता है, जिनसे हम बात करते हैं, वो कार्यकर्ताओं से सीधे मिलते हैं। लेकिन प्रोग्राम कैसे डिजाइन हो, और जहां जहां सरकारें होती है वहां तो संगठन मंत्री का एक और महत्वपूर्ण काम हो जाता है कि वो प्रदेश संगठन और सरकार के बीच में ब्रिज का भी काम करते हैं। ठीक है कि कोई अच्छा कार्यकर्ता काम कर रहा है तो उसकी लिस्ट लेना प्रदेश अध्यक्ष से, या तमाम जो पूरा फीडबैक सिस्टम है वो लेकर सरकार को पास ऑन करना, कहना है कि इनको एडजस्टमेंट हो, अगर कहीं निगम बोर्डों और तमाम चीजों में जगह है तो वहां पर वो लोग आए। तो संगठन मंत्रियों की बैठक होगी। संगठन मंत्रियों की बैठक में ये तय किया जाना है कि किस तरीके से आगे उत्तर प्रदेश भाजपा अपने कार्यक्रम करेगी, कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। लेकिन जैसा आपने पूछा अंदर क्या होगा, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के परफॉर्मेंस पर चर्चा होनी है, जो हमारे सूत्र हमको बता रहे हैं। क्या सुधार हो सकते हैं, क्या कमी रह गई, बहुत सीधे और साफ सवाल इस पर भी होंगे। भारतीय जनता पार्टी को उपचुनावों की दृष्टि से और उसके बाद 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की दृष्टि से काम करने का प्लान मिलेगा, और ये प्लान केंद्र के सहयोग से मिलेगा। केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है जो दिल्ली में बैठती है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसके अलावा राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तो शामिल हैं ही हैं। तो ये जो तमाम लोग हैं वो बैठकर, और संगठन की ओर से BL संतोष जो कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं भाजपा के, वो तमाम लोग बैठकर सुझाव देंगे, आइडिया देंगे, और एक प्लान तैयार किया जाएगा। इसके बाद 2 और दिन हैं, 25-26 के बाद 27 और 28 को। इसमें भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक है, और उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी के बाद ये शायद पहला अवसर होगा जहां पर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी CM को एक साथ किसी एक मंच पर देखेंगे। सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा, बंद बैठक होगी, और जो बताया जा रहा है कि इस बैठक को चेयर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो वरुण, बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा कि जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। इसके अलावा जो दूसरी बात है कि वो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में रहेंगे, और खासतौर पर मुख्यमंत्रियों की बैठक में, तो वहां पर सरकार में समन्वय और सरकार के भीतर किस तरीके से कामकाज हो, आगे प्रोग्राम सरकार क्या लेकर जाए, केंद्र की किन योजनाओं को राज्यों में प्रसारित किया जाए, और अगर कोई डिफरेंसेस हैं, कोई दूरी है जिसको लेकर कई तरीके की खबरें, कई तरीके की अटकलबाजियां चली हैं। एक बात समझ जाइए, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि ये एक तरीके से यूपी बीजेपी की एक क्लास है, और ये क्लास डांट दृष्टि के नजरिए से ना देखा जाए, इसको कैसे देखा जाए कि एक अनिवार्य परीक्षा है जिसमें सबको बैठना है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे। अभी पिछले दिनों हमने देखा था कि वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से मिले थे, केशव मौर्य आकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले थे। इसके बाद आज संगठन महामंत्री दिल्ली गए हुए हैं। लेकिन वो एक ऐसी बैठक होगी जिसमें माना जा रहा है कि तमाम बड़े नेता उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भी हो सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से अलग अलग भी मिल सकते हैं। तो बीजेपी के आगे प्लान, बीच में जो तमाम खबरें आई, जो डिफरेंसेस की बातों से लेकर बहुत कुछ कहा गया, उन सारी बातों को लेकर शायद ये माना जा रहा है कि ये एक उस पूरे क्रम में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी बैठक होगी जहां सबको सामने बैठाकर अगर कोई डिफरेंसेस है तो उस पर बात, और उसके बाद आगे कैसे जाना है वो प्लान। जो 2 चीजों से निकल कर आने की उम्मीद है वो ये कि एक, अगर उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कोई बदलाव होना है, किसी मोर्चे में, अध्यक्षों में, कहीं भी बदलाव होना है, तो उसको लेकर एक चर्चा होगी। और उसके बाद जो मैं लगातार कह रहा हूँ कि कुछ विधायकों के सांसद बन जाने से, जिसमें जितेंद्र प्रसाद जैसे विधायक थे जिनके पास उत्तर प्रदेश में मंत्री पद भी था, कुछ मंत्री पद उत्तर प्रदेश के खाली हैं जो भी एडजस्ट किए गए हैं, तो उसमें किसको शामिल करना है, किसको एडजस्टमेंट होना है,
इस पर भी बात होगी। तो संगठन और सरकार के चेहरों में मामूली या जरूरी जो भी बदलाव होना है उसको लेकर भी चर्चा होगी, और जब वो बातें खत्म होगी मुझे लगता है कि हम अपने दर्शकों के बीच में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ होने जा रहा है को लेकर भी आ सकेंगे। बिल्कुल। वाराणसी शहर में सीवर ओवरफ्लो और दूषित जलापूर्ति के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाराजगी जलकल के महाप्रबंधक विजय नारायण मौर्य पर भारी पड़ी। मुख्यमंत्री के लखनऊ जाने के बाद ही सोमवार की देर रात महाप्रबंधक को हटा दिया गया, उनका तबादला गाजियाबाद कर दिया गया। उत्कर्ष, ये बताइए कि ये मामला क्या है? इस अधिकारी से सीएम क्यों नाराज हो गए? अब क्या कुछ हुआ? देखिए, बहुत सारे पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनारस गए हुए थे। उन्होंने वहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट के और अलग अलग प्रशासन के लोगों के साथ मीटिंग की थी। एक बड़ी खास बात है इस पूरे तबादले का जो ऑर्डर जारी हुआ है, और मैं भी वही देख रहा था कि इसमें लिखा है कि विजय नारायण गाजियाबाद में तत्काल कार्यभार ग्रहण करें, लेकिन किस पद पर ये क्लियर नहीं है। तो ये जरूर था कि नाराजगी है, और उस नाराजगी का असर ये हुआ कि उनको तुरंत वहां से हटा दिया गया, हटाकर गाजियाबाद भेजा गया है, ये भी स्पष्ट है। लेकिन गाजियाबाद में उनको करना क्या है ये स्पष्टता भी नहीं है, और मुझे लगता है कि इस पर एक और ऑर्डर आएगा, लेकिन वो नाराजगी भारी पड़ी है। दरअसल हुआ क्या था वो बता देते हैं कि जब सर्किट हाउस में, और ये सोमवार को बैठक हुई थी बनारस सर्किट हाउस में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनारस के कार्यों के विकास कार्यों की खासतौर पर समीक्षा बैठक कर रहे थे। तो वहां पर मौजूद जो बनारस के सांसद हैं, वो तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आसपास के इलाकों के जो सांसद हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, एमएलसी हैं, विधायक हैं, उन लोगों ने एक फीडबैक दिया था। और ये बताया जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम जनप्रतिनिधियों से, जो और भी स्थानीय स्तर के भी हैं, उनसे फीडबैक लिया था कि बनारस के विकास को लेकर क्या क्या किया जा सकता है। तो जनप्रतिनिधियों ने शिकायत बताई थी खास तौर पर बारिश के दिनों में सीवर के ओवरफ्लो होने और दूषित जलपूर्ति की, कि वो मिक्स हो जा रहा है। और बनारस जो कि एक प्रमुख शहर है पर्यटन की दृष्टि से, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, मुख्यमंत्री ने इस मामले पर नाराजगी जताई और उन्होंने कहा था कि इसको सुधारिए और इसको कामकाज को, अपनी व्यवस्था को सुधारिए। पता चला कि उसके बावजूद एक और फीडबैक लिया गया। फीडबैक में आया कि जो सुधार की बात कही गई थी वो सुधार उस तेजी से नहीं हुआ, और इस बात से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद नाराज थे। उनकी नाराजगी को उन्होंने जाहिर किया, उन्होंने नाराजगी को रखा उस मीटिंग में। उन्होंने कहा कि काम इस तरीके से नहीं होगा, अगर काम करना है तो आपको काम सुधार कर देना होगा, रिजल्ट चाहिए। और फिर देर रात को ही महाप्रबंधक को हटाने का आदेश सामने आ गया। और इसके बाद ये बताया जा रहा है कि एक बात बहुत क्लियर हो गई है ब्यूरोक्रेसी में कि जिन मामलों में उत्तर प्रदेश सरकार की जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, जहां खुद सरकार कह रही है कि इन चीजों पर फीडबैक ठीक होना चाहिए, और जनता से जुड़े जो मसले हैं, जैसे कि पानी का मामला था, सीवर ओवरफ्लो का मामला था, अगर वहां पर अधिकारी लापरवाही करते दिखेंगे और वो बातें अगर संज्ञान में आएंगी तो तेज एक्शन होगा। फिलहाल तबादला हुआ है, लेकिन अगर लापरवाहियां नहीं सुधरती या वो और बड़ी गलतियों में बदलती तो हो सकता है कि और भी कड़ी कार्रवाई हो। इस तरीके की कुछ जानकारियां हमारे सूत्रों के जरिए वरुण हमको यूपी ब्यूरोक्रेसी से जुड़े जो मामले सूत्र हैं वो दे रहे हैं। बिल्कुल। जब बात तबादले की हो रही है उत्कर्ष, तो एक और खबर है जो तबादलों से जुड़ी है। यूपी में 9 आईएएस और 5 पीसीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। कानपुर नगर और फिरोजाबाद के मुख्य विकास अधिकारी यानी सीडीओ बदल दिए गए हैं। एक बार फिर तबादले हुए, जैसा आपने कहा था कि तबादलों का ये दौर फिलहाल रुकने वाला नहीं है। तो इस बार किस किस का तबादला हुआ, किसे कहां भेजा गया, क्या डिटेल है उत्कर्ष इस बारे में? एक बात फिर से मैं पहले कह देता हूँ कि ये भी लिस्ट बहुत छोटी है, अभी और है जो चीजें होनी बाकी हैं। मतलब मैं वापस आपको ये कह देता हूँ क्योंकि जब ये लिस्ट आई तो मैंने भी कुछ लोगों से बात की थी। इस बार जो तबादले हैं ये प्रशासनिक तरीके से ज्यादा है। मतलब आप इसको सजा के तौर पर मत देखिए या आप इसको गलतियों के तौर पर मत देखिए। ये दरअसल इस तरीके से है कि कुछ एक जगहों पर सरकार को फीडबैक मिला और ये अधिकतर स्थानीय निकाय से, यानी बहुत ज्यादा जमीन से आए फीडबैक हैं। आज भी मैं आपको जानकारी और दे दूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर 2 बड़ी बैठकें हुई, एक बरेली और एक मुरादाबाद मंडल की। तो दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले कुछ दिनों से चुनाव के बाद से मंडलवार बैठकें कर रहे हैं। उसमें वहां के विधायक, एमएलसी, स्थानीय निकायों से जुड़े जनप्रतिनिधि, सांसद, तमाम लोग शामिल होते हैं और अधिकारी भी शामिल होते हैं। वो मंडलवार बैठकों पे फीडबैक लेते हैं। कई बार ये होता है कि कोई अपेक्षा जताता है कि भाई हमको एक प्रोजेक्ट मिल गया, लेकिन जो अधिकारी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, या किसी अधिकारी की बहुत प्रशंसा होती है और एक प्रोजेक्ट उनके हाथ में था और वो पूरा हो गया। अब ऐसे अधिकारी जिसने काम समय से पूरा किया, समय से पहले पूरा किया, ऐसे लोगों को बेहतर या उन एस्पायरिंग जिलों में भेजा जाए, एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट मंडल में भेजा जाए उनके ओहदे के हिसाब से, कि अगर वरिष्ठ अधिकारी तो जिलों में उनसे सीनियर हैं तो वो पूरे के पूरे जोन या एरिया में
डिवीजन में उनको भेजा जाए। तो अब तक जो तबादले हुए हैं इसमें जैसा आपने खुद बताया कि फिरोजाबाद और कानपुर के सीडीओ मुख्य विकास अधिकारी, तो इनकी पूरी जिम्मेदारी इस बात की होगी कि इन दोनों जगहों पर जो डेवलपमेंट वर्क है वो बहुत तेजी से हो। इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है कि कानपुर के कमिश्नर पे, नगर आयुक्त जो होते हैं, उसमें भी बदलाव किया गया है। और इसी तरीके से तो इसमें जो दो चीजें दिख रही है इस पूरी तबादले लिस्ट में कि फिरोजाबाद और कानपुर पर फोकस ज्यादा है। इसके बाद कानपुर विकास प्राधिकरण के जो सचिव हैं उसमें बदलाव हुआ। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में एसीओ को नियुक्त किया गया और इसी के साथ साथ अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम जो है उसमें तो ग्रेटर नोएडा, फिरोजाबाद और कानपुर, इन तीनों पर जो तबादले अधिकारियों के हुए हैं वरुण, वो डेवलपमेंट वर्क की दृष्टि से, विकास कार्यों की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ अलीगढ़ रेंज में तबादले हुए हैं और अलीगढ़ रेंज के तबादले जो हैं वो भी कमिश्नर लेवल पर हैं। तो ये जो तमाम तबादले हैं कमिश्नरेट लेवल के हैं, पहली बात जो दिखती है। और दूसरा, जैसे मैंने आपको साफ कहा कि ये अधिकतर तबादले ऐसे हैं जो कि विकास कार्यों से संबंधित मामलों या विभागों से जुड़े हुए हैं, जिसमें मूल रूप से जिम्मेदारी उन इलाकों को विकसित करना और केंद्र की योजनाओं के साथ राज्य की योजनाओं को मिलाकर एक समावेशित विकास करना उस इलाके का, ये उनके प्रमुख काम होंगे। तो ये टास्क बेस्ड तबादले हैं। इन अधिकारियों को जिन जिन को अलीगढ़, फिरोजाबाद, कानपुर, नोएडा भेजा गया है, इनको अब परफॉर्म करना होगा। नए टास्क, नई जिम्मेदारियां इनके सामने होंगी और बजट के बाद जो नए चीजें उत्तर प्रदेश को मिली हैं उसमें ये शहर भी शामिल है जिनको कुछ योजनाएं मिली हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन की भी जिम्मेदारी अब अधिकारियों के कंधों पर होगी। वरुण, बिल्कुल। रायबरेली में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। एक गांव में जालसाजों ने आबादी से ज्यादा जन्म प्रमाण पत्र बना दिए। यहाँ की आबादी करीब 7,500 है और जालसाजों ने यहाँ 10,151 प्रमाण पत्र बना दिए। 4 अन्य गांवों में भी अब तक जांच में 9,000 से ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों की पुष्टि हुई है। उत्कर्ष, ये क्या मामला है और इस गड़बड़ी के सामने आने के बाद क्या किसी तरीके की कोई कार्रवाई हुई है? देखिए, पहले तो आपको ये बताऊं कि गड़बड़ी पकड़ी कैसे गई, और ये बेहद संवेदनशील मामला है वरुण। केरल में पीएफआई का एक संदिग्ध सदस्य मिला था जिसका जन्म प्रमाण पत्र सलोन का बना मिला था। सलोन हम सबको पता है कि रायबरेली जिले में आता है। सलोन का जब प्रमाण पत्र मिला उसके बाद एक कर्नाटक में एक ऐसी संदिग्ध की जब हिरासत हुई थी पिछले कुछ दिनों में और जांच एजेंसी ने जांच की थी तो पता चला था कि वो प्रमाण पत्र भी सलोन का मिला था। एक कर्नाटक, एक केरल में दो संदिग्धों की और मोटा मोटा पीएफआई के सदस्य होने के बाद ये माना गया था कि आतंकी कनेक्शन से जुड़े लोगों की सलोन से क्या लिंक है। जब उस मामले की जांच के लिए दोनों ही प्रदेशों की पुलिस रायबरेली पहुंची। रायबरेली में जब वो पहुंची तो रायबरेली पुलिस से संपर्क किया, स्थानीय जगहों पर ये खबर आई और उसके बाद रायबरेली के भाजपा विधायक जो हैं अशोक कुमार कोरी ने, उन्होंने जांच की मांग उठाई थी कि उन्होंने कहा कि जो दोनों व्यक्ति हैं जो उनके पास अपने फीडबैक हैं या रायबरेली के पुराने लोग बता रहे हैं कि इनका कोई भी लिंक रायबरेली से नहीं है, लेकिन के जन्म प्रमाण पत्र रायबरेली से कैसे बन गए। तो जब इस मामले में जांच की गई विधायक के कहने के बाद तो सीडीओ ने जांच शुरू की। इसके बाद जो ग्राम विकास अधिकारी होते हैं, वीडियो होते हैं, विजय सिंह यादव, उनकी यूजर आईडी और पासवर्ड जब मिली तो उससे पता चला कि 20,000 से ज्यादा प्रमाण पत्र इशू हुए हैं। इन प्रमाण पत्रों की जांच शुरू की गई है। जब इन प्रमाण पत्रों की जांच शुरू की गई तो पहले तो सलोन में ही मामला जांच होना था। सलोन के बाद जब इस मामले की जांच शुरू की गई तो सभी ग्राम पंचायतों को, क्योंकि एक जगहों पर आपको ग्राम विकास अधिकारी के यूजर आईडी से पता चला कि 20,000 प्रमाण पत्र इशू हुए, जिसमें से कितने फर्जी हैं, नहीं है, एक एक को जांचा गया। कई सारे फर्जी मिले, 3 लोगों को जेल भेजा गया इस मामले में। इसके बाद जब सभी ग्रामों में इसकी जांच शुरू की गई तो अब जो नया मामला आया है वो रायबरेली के नूरुद्दीनपुर गांव का है। यहाँ पर कुल आबादी 7,500 की है, लेकिन यहाँ पर 10,151 जन्म प्रमाण पत्र बने हैं। अब इसमें एक बात आती है कि भाई हो सकता है कि किसी का जन्म हो लेकिन वो वहां रहता ना हो, लेकिन अगर वो रहे नहीं है तो ऐसा रिकॉर्ड सरकार के पास होना चाहिए, वो है नहीं। इसी तरीके से सलोन वाले मामले में कुल मिलाकर जो पता चला कि 20,000 से ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र वहां बने हैं। तो कुल मिलाकर अब तक 25,000 के करीब फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों के बनने की बारी है। अब इस बात की जांच होनी बाकी है कि किन लोगों के जन्म प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बन गए और ये लोग अब हैं कहाँ, वो उसका दुरुपयोग कहाँ कर रहे हैं या ये क्यों बनवाए गए। अब इस पूरे कनेक्शन को, इस पूरे लिंक को ढूंढने की कोशिश हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया 3 लोग जेल जा चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि इसमें बड़े स्तर पर भी अधिकारियों की मिली भगत हो, क्योंकि इतने सारे प्रमाण पत्र जब होते हैं और सरकारी दस्तावेज है, किसी न किसी अधिकारी के अथॉरिटी से वो साइन होते हैं या वो अप्रूव होते हैं। तो अब नकेल विभागीय भी हो रही है, जांच विभागीय भी हो रही है कि इसमें विभाग की अगर संलिप्तता है तो कौन कौन शामिल था ये पता चले। बिल्कुल।
चलिए उत्कर्ष, अगली खबर का रुख करते हैं। कोबरा कांड में मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के अधिकारियों ने मंगलवार को 7 घंटे तक पूछताछ की। अधिकारियों ने जब एल्विश से सांप की सप्लाई के बारे में सवाल किए तो वो खुद को बेगुनाह बताने लगा। इसके बाद अफसरों ने उसके बैंक खाते, आयकर विवरण के दस्तावेज सामने रखकर उसकी लग्जरी लाइफस्टाइल, महंगी गाड़ियों और विदेश यात्राओं के बारे में पूछना शुरू किया। उत्कर्ष, एल्विश ने क्या कहा? देखिए, जो जानकारी मिल पाई है, जब ये पूछा गया तो मैं आपको सवाल बताता हूँ। सवाल बड़ा दिलचस्प तरीके से पूछा गया। जी। सांप को लेकर जो सवाल पूछा गया, बहुत सीधा सीधा ये पूछा गया कि सांप कहाँ से लाते हो, और एल्विश यादव ने कहा कि मैं इनमें से किसी भी चीज के बारे में नहीं जानता। कुल मिलाकर जो अधिकारियों से, ईडी के सोर्सेज से जो जानकारी मिली है वो ये है कि गोलमोल जवाब एल्विश की ओर से लगातार आए। जब सांप के मामले में उसने खुद को बेगुनाह बताया, उसने बोला कि मैं तो जानता ही नहीं, मेरा नाम जोड़ दिया गया, मेरे खिलाफ एक शिकायत हो गई और उसके बाद से लगातार मैं परेशान हूँ, या लगातार कानूनी शिकंजे मुझ पर कस रहे हैं। पहले नोएडा पुलिस का प्रकरण जो आपने भी बताया कि नोएडा पुलिस ने भी एल्विश को एक बार हिरासत में लिया था, गिरफ्तारी हुई थी। तो उसके बाद जो एल्विश यादव अपने यूट्यूब पर अपने तमाम एल्बम में, गानों में जिस तरीके से महंगी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां, विदेशी यात्राएं करते हैं, और एक सवाल जो मैंने एक बार और आपसे इसी चर्चा में कहा था वरुण, अगर आपको ध्यान हो, कि एक कौतूहल था कि ईडी इस मामले में खासतौर पर सांपों की तस्करी या जहर या कोबरा, इस मामले में जांच क्यों कर रही है? ईडी का तो कोई लेना देना नहीं होता। और जब ये सवालों की लिस्ट देखते हैं तो आपको समझ आता है कि ईडी ने पूछताछ क्यों की। ईडी का काम वित्तीय प्रबंधन या वित्तीय लेन देन में हुई गड़बड़ियों को ध्यान देना है और उससे जुड़े मामलों की जांच करती है। बिल्कुल। जब ईडी ने इस लाइफस्टाइल, महंगी गाड़ियों, एल्बम के खर्चे के बारे में पूछा, तब एल्विश यादव ने बहुत घुमा फिरा कर गोल जवाब की कुछ चीजें रेंट पर हैं, वो मेरी नहीं है, वो हम लाए हैं। लेकिन वो लाए भी अगर आप रेंट पर है, बाकी जगह तो उसका पैसा कहाँ है, इसको लेकर बहुत जानकारी नहीं दी। कुल मिलाकर जो पता चला है कि 7 घंटे पूछताछ हुई है, और ये पूरा मामला हमको पता है कि मेनका गांधी की संस्था की तरफ से जब ये शिकायत आई थी उसके बाद से हुआ था। अब ईडी की तरफ से जो जानकारी मिल रही है कि तमाम संपत्तियों के बारे में जिसमें पूछा गया, ईडी खुद भी उन संपत्तियों की जांच करेगी, कागजों से लेकर तमाम दस्तावेजों को वेरीफाई करेगी, और जैसा उसने जवाब दिया है कि कुछ पे किराए या कुछ पर दोस्तों की या कुछ पे उधार मांगकर वो चीजें की गई, और अगर वो संपत्तियां उसके नाम पर निकलती हैं तो मुझे लगता है कि इस मामले में एक बार फिर से ईडी एल्विश यादव को पूछताछ के लिए बुला के उन डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के बाद या उस स्तर पर भी जांच कर सकती है। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया उत्कर्ष इस तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद है ये तमाम खबरें, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे यूपी की बात के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।